नमस्कार आप सभी को। आइए आज से हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बीपीएससी का भी होने वाला है, यूपी टीजीटी पीजीटी जो भी परीक्षाएं हिंदी साहित्य से संबंधित सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्र में क्षेत्रीय रूप में हुआ है। तो इसमें पूछा कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्र अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंस, ब्राह्मण अपभ्रंश, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको पता है बीपीएससी में ऐसे ही ऑप्शन बनते हैं। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन बी सही है, सौरसेनी अपभ्रंश। अब इसका डिटेल देख लीजिए, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारा डिटेल भी दिया हुआ है। राजस्थानी भाषा का उद्भव सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्न छिपे होते हैं, कई सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे होते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा विज्ञान में मुख्यतः अपभ्रंश के 3 रूपों की चर्चा की गई है जिनमें उपभाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश के ये 3 स्वरूप हैं, देखिए कौन कौन। सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। अब सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। मागधी में आपका बिहारी हिंदी आता है, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी हिंदी आती है? तो पूर्वी हिंदी आती है। सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ये तीनों, ये सारे पॉइंट याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और ये तो वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये यूपी पुलिस है, इन सब परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको देखिए एपी शर्मा, जीबी वर्गीज, बीजी खेर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बीजी खेर। ठीक, देखिए बीजी खेर मतलब बाल गंगाधर तिलक, इनका फुल फॉर्म। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में अध्यक्ष बीजी खेर के अतिरिक्त 21 सदस्य थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रजभाषा, भांगरू, कन्नौजी। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं है। सोचिए अब इसमें कि कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ई सही है। दिए गए विकल्पों में ब्रजभाषा, बांगुरी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, अतः विकल्प ये प्रयुक्त में से कोई नहीं उत्तर सही होगा। देखिए अब पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, देखिए ब्रजभाषा भी है, बांगरू भी है और कन्नौजी और पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है, ये देखिए, ये पूछा है कि नहीं है। तो जब तीनों ही हैं तो प्रयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही हो। प्रयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा क्योंकि ये तीनों सही हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। तो देखिए सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तब पूछा कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली के नहीं है, खड़ी बोली का नहीं है, जहाँ पे खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी होगा, बरेली में खड़ी बोली नहीं बोली जाती है, सहारनपुर में बोली जाती है, मुरादाबाद में बोली जाती है। अब इसका दिए गए विकल्पों में बरेली खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। बरेली में ब्रज भाषा बोली जाती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं दे देगा कि ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो आपको याद रखना बरेली में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। जबकि रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली इत्यादि खड़ी बोली का क्षेत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मेरठ भी इसमें दिया हुआ है, उसको भी पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। अब सुमेलित करना, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, झांसी, बिलासपुर, इलाहाबाद, मथुरा। अब सोचिए ऊपर कुछ का उत्तर आपको मिल गया होगा, अब खुद से मिलान करिए कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए अवधि, देखिए इसमें ऑप्शन ई सही हो, प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए आप डिटेल ही देख लीजिए डायरेक्ट। अवधि इलाहाबाद में बोली जाती है, बुंदेली झांसी में बोली जाती है, ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर में बोली जाती है। इसका कोई भी मैच सही सुमेलित नहीं होगा, इसलिए इसका ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका कोई भी मैच सुमेलित नहीं है। तो इसको आपको खुद से ध्यान रखना, अवधि इलाहाबाद, बुंदेली झांसी, ब्रजभाषा मथुरा। ब्रजभाषा मथुरा फेमस ही है, उसे याद रखें कि मथुरा में कृष्ण भगवान, ब्रजभाषा ब्रज से भी जाना जाता है, तो अब ब्रज है आपका मथुरा, तो ब्रजभाषा मथुरा से ही ध्यान रखना है आपको।
अगला देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये देखिए 351, 147, 349 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अनुच्छेद 351 होगा, ऑप्शन ए। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के अनुच्छेद 351 में है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा संबंधी उपबंध है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, पूछ देता है कि किस भाग में है, तो भाग 17, ये भी ध्यान रखना। अनुच्छेद तो आप जान गए, अब भाग भी याद रखना। पूछ देगा कि राजभाषा, ये हिंदी भाषा से संबंधित का प्रावधान किस भाग में, संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है। अगला देखिए, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा है सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया, तो आपको ध्यान रखना है शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहला प्रयास किया था। इनकी किताब भी आती है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से अपने ग्रंथ का प्रकाशन 1883 में किया था। तो सन भी याद रखना अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। अगला देखते हैं, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए स्टेटमेंट है, तो कोई एक ही बोला होगा, वो होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए सही है। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1929 में हुआ था। अगला देखिए, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न, ये ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखित है हिंदी नवरत्न, तो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित है। इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में उनकी रचना है, और हिंदी नवरत्न में किन कवियों को स्थान नहीं मिला है पूछा गया है, किन कवि का स्थान नहीं मिला है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है, मलिक मोहम्मद जायसी को इनके हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं मिला है। तो देखिए, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान प्राप्त है। देखिए कौन कौन से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना है। कौन कौन से नवरत्न थे? तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, जो त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम हैं, केशवदास, कबीरदास, चंद्र बरदाई और भारतेंदु, इतने कवियों को नवरत्न में, उनको हिंदी नवरत्न में स्थान दिए हैं। कौन? मिश्र बंधुओं ने। अगला देखिए, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? ये मिलान करने के लिए भी आता है कि किसने कौन से काल को क्या नाम दिया है। तो देखिए, श्रृंगार काल, रीतिकाल, कलाकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से पुकारा है? श्रृंगार काल से। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम से अभिहित किया। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार इस प्रकार है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। अलंकृत काल पूछा जाता है कि अलंकृत काल किसने कहा था रीतिकाल को? तो मिश्र बंधु ने, और जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाल भी है, और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों लोगों ने कहा था। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा था, इसको ध्यान रखना है। आज 10 ही प्रश्न करते हैं, अगले वीडियो में आगे का प्रश्न मैं कराऊंगी। आप लोग बने रहिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, KVS की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लोग तैयारी अपना लगातार रखिए। धन्यवाद।